दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका शुक्र गैलेक्सी में। ये वीडियो कक्षा 9th के साइंस के आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि में रख करके, नज़र में रख करके ये छोटा सा वीडियो स्वाध्याय का है। हम इसमें कुछ खास प्रश्नों की चर्चा करेंगे, सारे क्वेश्चन नहीं देखेंगे। वो क्वेश्चन आप अपने लिख करके, याद करके कंठस्थ कीजिए और एग्ज़ाम में पूरे नंबर आप पाइए। क्वेश्चन रहा ये आपका स्वाध्याय का, देखिए क्वेश्चन नंबर वन है। क्वेश्चन नंबर 1, कोष्टक में दिए हुए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर वाक्य को पूरा कीजिए। मीन्स कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट। यहाँ पर ब्रैकेट में कुछ आपको वर्ड्स दिए गए हैं, उसी वर्ड्स में से चूज करके सही ऑप्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आनुवंशिक लक्षण माता पिता से उनकी संतति में संक्रमित होते हैं। डैश को आनुवंशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। मीन्स माता पिता के जो लक्षण हैं बच्चों में जाते हैं, बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। डैश है, इसको आनुवंशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। सीधी बात ही देखिए, माता पिता के गुणों का बच्चों में जाने क्रिया को आनुवंशिकता कहते हैं और आनुवंशिकता का जो कार्यकारी घटक होता है उसको आपको चुनना है किसमें से दिए गए। अनुवंश नहीं है, लैंगिक जनन नहीं है, अलैंगिक नहीं है, प्रजनन नहीं है, गुणसूत्र नहीं है, डीएनए नहीं है, आरएनए नहीं है। यह है जनुक, मतलब आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा जनुकीय को आनुवंशिकता के कार्यकारी घटक कहते हैं। या हेरिडिटरी कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग बाय डैश। डैश में क्या रहेगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जीन। इंग्लिश में क्या होते हैं, GENE, जीन हो जाएगा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में सूक्ष्म भेद होते हैं। आप जानते हैं यहाँ पर प्रजनन की 2 विधियाँ हैं, एक लैंगिक विधि है, एक अलैंगिक विधि है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। माने अब सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा प्रजनन ऐसा है जिनमें की संतति में कम समानता देखने को मिलती है या कम विभिन्नता देखने को मिलती है। क्वेश्चन समझ लीजिएगा, प्रजनन की वह कौन सी विधि है जिनमें जन्म लेने वाले सजीवों में बड़े सूक्ष्म भेद होते हैं, बड़े कम भेद होते हैं। वह विधि होती है अलैंगिक। क्या होती है, अलैंगिक विधि में। अलैंगिक विधि में जो प्रजनन होता है सूक्ष्म भेद होता है। सुन लीजिए इसको फिर से, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाई, ऑर्गेनिज्म यही है, ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड बाई असेक्सुअल, यहाँ क्या होगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोज माइनर वेरिएशन। अब एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, अगर असेक्सुअल है, अलैंगिक है, तो आपको डिफरेंस कम देखने को मिलेगा और लैंगिक है तो ज़्यादा देखने को मिलेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई में है, सजीवों की कोशिका केंद्रक में होने वाला तथा आनुवंशिक गुणधर्म प्रकट संक्रमित होने वाला घटक कौन है। माने वह कौन सा घटक है जो कि सजीवों के केंद्रक में रहता है और आनुवंशिक गुणधर्मों को संक्रमित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र इसमें होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। गुणसूत्र प्रमुख रूप से इसके बने होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मेनली मेड अप ऑफ व्हाट। क्रोमोसोम्स किसके बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं DNA, डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड बनती हैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको मिल चुका है, उल्टा जो था उसमें, प्रजनन की डैश प्रक्रिया द्वारा जन्म लेने वाले सजीवों में अधिक मात्रा में विभेद होता है। माने प्रजनन की वह कौन सी विधि है जिनमें पैदा होने वाले बच्चों में ज़्यादा भिन्नता दिखती है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू डैश शोज मेजर वेरिएशन। इसमें आंसर आ जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक प्रजनन। ठीक है, इस प्रकार से आपने यहाँ पर देख लिया, आपके फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे, ऑप्शन के साथ 6 क्वेश्चन थे, ऑप्शन के साथ में, जिसमें आपने आंसर देखा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2E,
क्या जनुकीय विकार से ग्रस्त व्यक्तियों के साथ रहने को टालना उचित है? मतलब क्या ऐसे व्यक्ति जिनको जनुकीय विकार है, जिनको जनुकीय रोग है, ठीक है, क्या उनके साथ में रहना दोषमय होता है, रहना उचित होता है? अब इसका आंसर सुनिए। जनुकीय विकार ऐसे विकार होते हैं जो माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। और ये विकार जन्म के समय शुरू होते हैं और मृत्यु पर्यंत तक रहते हैं। इसका कोई वैद्यकीय इलाज नहीं होता, इसका कोई इलाज संभव नहीं है। और ये रोग छुआछूत से नहीं फैलते, संक्रामक नहीं होते, आपसी संपर्क से नहीं होते। इसलिए ऐसे रोगों में या ऐसे रोगियों के साथ रहने में, उठने बैठने में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसलिए हमें उनके साथ में सहानुभूतिपूर्वक रहना चाहिए। इसमें कुछ लक्षण कौन कौन से हैं? जैसे सिकल सेल है, सिकल सेल है, एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, डायबिटीज़ है, ठीक है, इनमें ये रोग होते हैं, जनुकीय होते हैं। मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, ये जनुकीय रोग होते हैं। ऐसे रोगियों के साथ में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। गुणसूत्र क्या हैं, इनके प्रकार स्पष्ट कीजिए। विथ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम आंसर द क्वेश्चन व्हाट इज मीन्ड बाय क्रोमोसोम्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप। अब इसके टाइप्स को देखने के लिए आइए हम आपको लेकर चलते हैं फिगर के साथ में, जहाँ पर हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, आप आसानी से समझ जाएंगे। गुणसूत्र क्या होते हैं, व्हाट इज मीन्ड बाय क्रोमोसोम्स। अब इसकी आप परिभाषा सुन लीजिए। क्या परिभाषा है? क्रोमोसोम्स आर इन द डेफिनेट नंबर इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। दुनिया के जितने भी सजीव होते हैं सबके केंद्रक में एक निश्चित संख्या में एक रचना होती है जिसे गुणसूत्र कहते हैं, ठीक है। अब ये गुणसूत्र जितने भी प्राणी होते हैं, हर प्राणी में, हर पौधों में अलग अलग संख्या इनकी होती है। जैसे आपके सामने यहाँ एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट देखिए, दिख रहा है, इसमें क्या है? इसमें केकड़े में 200 होती है, मकई में 20, मेढक में 26, गोलप्रेमी में 4, आलू में 48, इस प्रकार से मनुष्य में 23, पेयर्स में 46 गुणसूत्र होते हैं। अब आइए हम देखते हैं इनके प्रकार क्या है। पहला प्रकार देखिए, पहला है मध्य केंद्रीय। पहला प्रकार है मध्य केंद्रीय, मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक मध्य केंद्रीय। अब इनकी रचना क्या होती है देखिए। इन गुणसूत्रों में गुणसूत्र त्रिबिंदु के बीचों बीच होता है। इन गुणसूत्रों में जो गुणसूत्र बिंदु होता है वह बीचों बीच होता है, और यह गुणसूत्र अंग्रेजी में वी की तरह दिखता है। इसके अर्ध गुणसूत्रों की लंबाई समान होती है। अब इसकी आप आकृति देख लीजिए, ये है मध्य केंद्रीय, पहला है ये मध्य केंद्रीय मेटासेंट्रिक। दूसरा होता है, सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर, उपमध्य केंद्रीय, सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक। इसमें जो गुणसूत्र बिंदु होते हैं वह न तो बीच में होते हैं न किनारे होते हैं, बीच के थोड़ा सा परे होते हैं, इसे उपमध्य केंद्रीय बोलते हैं। तीसरा इसका है, यहाँ देखिए, अग्र केंद्रीय। इसमें गुणसूत्र बिंदु जो होते हैं आगे की भाग की तरफ होते हैं, इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक आगे की तरफ होते हैं। और लास्ट आपका है अंत्य केंद्रीय, इसमें गुणसूत्र बिंदु एकदम अंतिम में होते हैं। बेटा इस प्रकार से हो गई गुणसूत्र की परिभाषा, गुणसूत्र जानकारी और गुणसूत्रों के प्रकार। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या मिलता है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वधू और वर दोनों को विवाह पूर्व रक्त की जांच करनी आवश्यक होती है, क्यों? इफ द ग्रूम एंड ब्राइडग्रूम शुड चेक देयर ब्लड ग्रुप और ब्लड बिफोर द मैरिज। क्या शादी के पहले लड़के लड़कियों के ब्लड ग्रुप या ब्लड चेक करने की आवश्यकता होती है? हाँ होती है, क्योंकि मनुष्यों में कुछ ऐसे रोग होते हैं जो जन्मकीय होते हैं, वे माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। अगर माता पिता में से किसी एक को है तो बच्चों में स्थानांतरित होने की प्रायिकता जो है 50% होती है। अगर माता पिता में से दोनों को है तो पक्का है वो रोग जो है बच्चों में स्थानांतरित होने की प्रबल संभावना होती है। जैसे डायबिटिक है, सिकल सेल है, बराबर है। और यहाँ तक कि
अभी कुछ और रोग हैं जैसे एड्स वगैरह हैं, ये भी माता पिता से बच्चों में स्थानांतरित होते हैं। इसलिए आने वाली पीढ़ी को जनुकीय रोगों से बचाने के लिए, भयंकर रोगों से बचाने के लिए शादी के पूर्व लड़के और लड़की की माने वर और वधू की जांच करानी आवश्यक होती है। मीन्स द गर्ल एंड बॉय both should check themselves before marrying because there are some genetic diseases which can transfer from parents to offspring, parents to children. To avoid these dangerous diseases transfer into children, we must check them before the marriage. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, सहसंबंध, कोरिलेशन आपको इसे कंप्लीट करना होता है। अब देखिए यह 44 प्लस एक्स माने 44 तक तो सेम है, प्लस एक गुणसूत्र इसमें अलग हो गया, मतलब ये हो गए 45। ऐसे में जो रोग होता है उसे बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम, माने 44 प्लस एक्स इसका संबंध है टर्नर सिंड्रोम से। लेकिन अगर 44 प्लस एक्स एक्स वाई हो जाए तो होने वाले रोग का नाम क्या हो सकता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। याद रखना इसका नाम है लिनेफेल्टर सिंड्रोम। लिने की स्पेलिंग ऐसे है ना, KLI, लिनेफेल्टर सिंड्रोम, याद रखना लिनेफेल्टर सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर आ में देखिए सेकंड में 3:1 ये एक संकर होता है। 3:1 एक संकर होता है, माने 3:1 ये मोनोहाइब्रिड होते हैं, मोनोहाइब्रिड। तो 9:3:3 9:3 का रेशियो जो होता है वो होता है डाई हाइब्रिड, द्विसंकर डाई हाइब्रिड। नेक्स्ट, स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम होते हैं, स्त्रियों में टर्नर सिंड्रोम, ओमेन टर्नर सिंड्रोम। तो पुरुषों में क्या होते हैं, मेन में क्या होते हैं, मेन में होता है लिनेफेल्टर सिंड्रोम, जो आपने ऊपर देखा था लिनेफेल्टर सिंड्रोम। ये आपको हो गया क्वेश्चन नंबर 6 सहसंबंध। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन। यहाँ पर आपका है आनुवंशिक विकार, जेनेटिक डिसऑर्डर, ये आपको ब्लैंक पूरा करना है। अब आंशिक विकार कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है गुणसूत्रीय विकार, याद रखना गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। दूसरा होता है एक जनुकीय विकार, मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर। तीसरा होता है तंतुकणिका विकार, माइटोकॉन्ड्रियल डिसऑर्डर। अगला होता है बहुजनुकीय विकार, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। तो ये बच्चों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सीरीज है। आप इसे याद करिए, कंटेस्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर के जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।